Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your third chapter. Your third chapter is Ruling the Countryside. In this chapter, we have read about the company became Diwan in 1765 and the changes in their administrative system. We have also discussed about that the political scenario which happened in Bengal. We have discussed there that how company established himself, the huge amount of the income in Bengal, revenue for the economy. टॉपिक we have read. हमने इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा था, बंगाल की स्थिति को समझने का प्रयास किया था, वहाँ की अर्थव्यवस्था, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाइव के द्वारा पॉलिसीज, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, इन सारी चीज़ों पे हमने आपके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. डियर स्टूडेंट, आज की इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इट मीन्स कि अब ज़रूरत थी, हमने पिछले टॉपिक में बात किया था कि जब पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था बंगाल की ख़राब हो रही थी, बंगाल को जब बुरी तरह से लूट लिया गया, तो आपने देखा और हमने उसमें बात किया था कि बंगाल में व्यापारिक व्यवस्था ख़राब हो गई, एग्रीकल्चर सिस्टम नष्ट होने लगा, व्यापार, औद्योगिक और जो भारतीय व्यापारी थे उनकी पूंजी खत्म होने लगी, आर्टिसियंस उद्योग छोड़ के भागने लगे क्योंकि उनको सस्ती कीमत पे वस्तुएं बेचनी पड़ती थी. इस तरह की तमाम समस्याओं से जब बंगाल ने अपने को समझा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने को तो कुछ सोचा, तो उन्होंने अपनी इनकम को फिक्स रखने के लिए कि किसी भी परिस्थिति में इनकम कम ना हो, इसलिए उन्होंने ज़मीन पे ध्यान दिया, लैंड पे ध्यान दिया. हमने आपके टॉपिक में बात किया था कि इफ़ द कंपनी वांट दैट कि कैन वी फिक्स और डिपॉजिट और नॉट, कैन वी always be in profitable condition or not, and how can we be profitable condition. इन चीज़ों पे बात की तो उन्हें लगा कि उन्हें एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. इफ़ द इकोनॉमी वाज द रून्स, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम. जरूरी थी इन चीज़ों को समझना कंपनी को, और अगर कंपनी इन चीज़ों को नहीं समझती तो कंपनी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती, उसकी अर्थव्यवस्था डमाडोल हो जाती और उसे फिर अपने देश से सोना भारत में मंगाना पड़ता. अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? रेवेन्यू जो आती थी उसके बारे में वो अश्योर्ड रहती थी? नहीं. कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है. मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. खेती का विकास करना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने खेती में सुधार के लिए ध्यान दिया. यह काम किस तरह तय किया जा सकता था, सवाल पे बहुत लंबी चर्चा हुई. आफ्टर 2 decades they decided that we have to settle permanent settlement, and in 1793 by the term of the settlement the Raja and Talukdars were recognized as Jamidar. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company.
The amount to be paid by fixed permanently, that is, it was not to be increased over in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers, and at the same time encourage the jamidar to invest in improving the land, since the revenue demand of the state would not be increased at jamidar would benefit from increased production from the last. कितनी चतुराई के साथ उन्होंने इस बात को रखा। ये काम किस तरह चल सकता था? लंबी चर्चा के बाद तय किया कि 1793 में वो स्थायी बंदोबस्त लागू करेंगे। उसमें राजाओं और तालुकदारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मा भी दे दिया गया, और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य से उनकी इनकम प्रॉपर बनी रहेगी, क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी। इसलिए जमींदार खेतों के विकास में ध्यान देगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। किसानों का शोषण बढ़ा, जमींदारों की आय बढ़ी, और यद्यपि अंग्रेजों को फिक्स डिपॉजिट मिलनी शुरू हो चुकी थी, तय राशि उनको हर साल मिल जाती थी, लेकिन इन चीज़ों से क्षेत्र विशेष में रहने वाले किसानों की स्थिति और खराब हो गई। अब वो पूरी तरीके से जमींदारों के ऊपर, साहूकारों के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो गए। या तो वो ज़मीन छोड़ के भाग जाते थे, या तो आत्महत्या कर लेते थे, या तो बुरी मौत भूखों मर को मरना पड़ता था। तीनों ही स्थिति किसान के लिए अच्छी नहीं थी। लैंड सेटलमेंट में अगर इन चीज़ों को समझना है तो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू सी मूवी मदर इंडिया। आपको मदर इंडिया देखनी चाहिए। मदर इंडिया आप लोग देखिए, मेरी तरफ से आप लोग को सुझाव है। आप इन चीज़ों को भली प्रकार से समझ सकते हैं। इनमें हमने कई सारी चीज़ों को देखा, लेकिन आइए पहले बात करते हैं कि क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट्स, और इस परमानेंट सेटलमेंट में किन किन बातों पे ध्यान दिया गया था। हम इनसे उत्पन्न समस्याओं पे बात करने के पहले we should discuss about that the permanent settlements. What was permanent settlement? In 1757, after Battle of Plassey, company became Diwan in Bengal, Bihar, Odisha. Mir Jafar gave him as a gift 24 परगनास जमींदारी, और 1760 में कंपनी को बंगाल के नवाब मीर कासिम से बर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव के क्षेत्र भी भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1764 तक आते आते बक्सर के युद्ध के बाद सफलता मिली और 1765 में इलाहाबाद की संधि, मुगल सम्राट सेकंड के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हो गई। मतलब एक पूरा, देखिए मैं इन चीज़ों को कुछ पंक्तियों में बता रहा हूँ, कुछ लाइन में क्लियर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पूरे बंगाल पे और उत्तर भारत पे कब्जा किया। 1757 प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध के बाद उन्हें बंगाल के नवाब से मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई, और फिर 1760 में जब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया, तो उन्हें कंपनी को मीर कासिम ने बर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव के क्षेत्र से भू राजस्व वसूलने, रेवेन्यू वसूलने का अधिकार दे दिया। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से जो 2 संधियाँ हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसमें
मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड और से उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हो गई और 1765 में उन्होंने तय किया कि अब हम भारत में दीवानी करेंगे, दीवानी का अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया। अब यहाँ से मैंने आपसे कहा था 1765 टू 1772 का जो समय था वो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाया। हमने आपसे बताया था कि मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नवाब दीवान बनाया गया, बंगाल का नायब दीवान, उप दीवान, और सिताब राय को बिहार और राय दुर्लभ को उड़ीसा का उप दीवान नियुक्त कर दिया गया, नायब दीवान नियुक्त किया गया और फिर शासन चला नहीं जा रहा। और यहीं से अब अंग्रेजों को एक प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात समझ में आने लगी, जब उनकी अर्थव्यवस्था खराब होने लगी थी। अब बात करते हैं ये क्या था परमानेंट सेटलमेंट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कंपनी ने बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को वारेन हेस्टिंग्स की जगह गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। कॉर्नवालिस इंग्लैंड में एक बड़ा जमींदार था, लैंडलॉर्ड था। कॉर्नवालिस चाहता था कि भारत में, कॉर्नवालिस को स्पष्ट निर्देश था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कि आप जाएंगे और कंपनी की रेवेन्यू फिक्स करेंगे, कंपनी की इनकम का एक स्रोत क्लियर करेंगे जहां से प्रॉपर कंपनी को पैसे मिलते रहें। इसलिए कॉर्नवालिस ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परमानेंट सेटलमेंट की बात की 1793 में। इस विषय में गवर्नर जनरल की काउंसिल में 2 मेंबर थे, जेम्स ग्रांट और जॉन सोर। जेम्स ग्रांट और जॉन सोर के व्यू परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अलग अलग थे। जॉन सोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस चूँकि दोनों लैंडलॉर्ड थे, इसलिए उनका मानना था कि ज़मीन पे किसका अधिकार होगा। उनके अनुसार जो रेवेन्यू जमा करेगा या कलेक्ट करेगा, एक्चुअल ओनरशिप उसी के पास होनी चाहिए। मगर ग्रांट कहता है कि नहीं, चूँकि सभी ज़मीन गवर्नमेंट की है, इसलिए ज़मीन पे राइट्स गवर्नमेंट का होगा, ना कि जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है जमींदार, तालुकदार या छोटे राजा, इनका अधिकार नहीं होगा। विवाद बढ़ा और फाइनली कॉर्नवालिस के इसमें वीटो लगाने के बाद मान लिया गया कि ज़मीन पे मालिकाना अधिकार जमींदार का होगा। और यहाँ पे ये व्यवस्था 10 साल के लिए लगा दी गई, परमानेंट सेटलमेंट, ट्रायल एंड एरर मॉडल में। कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पे 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति मिल जाने के बाद इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया और 22 मार्च 1793 को ये 10 वर्षीय जो सिस्टम थी लैंड सेटलमेंट्स की, परमानेंट लैंड सेटलमेंट्स की, उसको बदल करके लंबे समय तक कर दिया गया और यही व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट कही गई। इसमें था क्या, अब इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, इन चीज़ों को भी देखना जरूरी है। इनके प्रोविजंस थे कि इस व्यवस्था में भू राजस्व सदस्य के लिए निर्धारित कर दिया गया था, जो जमींदार को प्रतिवर्ष जमा करना था। इस व्यवस्था में लगान 10/11 पार्ट सरकार तथा 1/11 पार्ट जमींदार को के लिए निश्चित किया गया। जमींदार को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। भूमि स्वामित्व भी परंपरागत हो गया। कॉर्नवालिस के एक अध्यादेश द्वारा कॉर्नवालिस ने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट निकाला जिसके अकॉर्डिंग जमींदार की मृत्यु के बाद भूमि पर उसके उत्तराधिकारियों की चल संपत्ति पर उसका अधिकार रहेगा। मतलब सक्सेसरशिप को सेट कर दिया कि जमींदार मरेगा तो उसका अधिकार जमींदार के लड़कों को मिल जाएगा। और भू राजस्व कितना सेट किया जाए, इस पर विवाद था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भू राजस्व बढ़े, तो एक नई
क्रांति या इस तरह संतोष उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने वही भू राजस्व रखा जो मुगल काल में कलेक्ट की जाती थी। भू राजस्व थी 3,75,00,000 रुपये वार्षिक, एनुअल 3,75,00,000 एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन फिक्स कर दी गई। लेकिन होता इससे अलग था, जमींदार वसूल करते थे 13 करोड़। अब आप कल्पना कर लीजिए कि किसका लाभ होता था। निश्चित रूप से जमींदार फायदेमंद स्थिति में थे और किसानों की स्थिति खराब हो गई। ये परमानेंट सेटलमेंट लगाया कहाँ गया? ये परमानेंट सेटलमेंट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में तथा नॉर्थ कर्नाटक के कुछ एरिया में स्थायी बंदोबस्त इम्प्लीमेंट किया गया था। ये कुल ब्रिटिश एम्पायर के 90% रीजन पे इस सेटलमेंट्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया जा रहा था। ये तो थी नाम्स, इसके थ्रू उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को फिक्स किया था। अब इसे समस्या क्या है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप बुक पे देखें, आपका टॉपिक यहीं शुरू होता है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है। अगर प्रॉब्लम से बात करें तो कहता है सीधे सीधे डायरेक्ट कि द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. The numerous zamindaris were sold off at auction organized by the company. समस्या, कंपनी ने सोचा था कि यदि ज़मीन पे अधिकार जमींदारों का हो जाएगा तो जमींदार खेती के विकास के लिए नई नई तकनीकी और नई नई काम करेंगे, जिससे उपज की दर बढ़ेगी और रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब इस पे उन्होंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, तो देखा कि इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने पाया कि जमींदारों ने खेती की सुधार के लिए कोई काम विशेष नहीं किया। इसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू रेट फिक्स की गई थी वो हाई थी, जमींदार उसको दे नहीं पा रहे थे। इससे बहुत सारी जमींदारियां आक्शन कर ली गई, छीन ली गई, बेच दी गई। ये सब समस्याएं थी। स्थायी बंदोबस्त में कई सारी समस्याएं पैदा कर दी। इनको मैं अगर सिस्टमेटिक से फिर आपको बताऊं तो कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मीन में सुधार के लिए खर्च जमींदार नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदारी राजस्व चुकाने के विफल हो जाते थे, उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें भी बढ़ गई। धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को इसका कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी कि 3,75,00,000 रुपए ही लेंगे, और जमींदार वहाँ पे 13 करोड़ से ज़्यादा वसूल कर रहे थे। और जो ज़मीन में सुधार हुआ तो ये इनकम 13 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गई, और अब यह राजस्व वृद्धि नहीं कर सकते थे अंग्रेज, चूँकि इन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया था। इसलिए ये समस्या थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, और जो बचे रह गए थे उन्हें अब बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमींदारी देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। और दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था। ज़मीन पर उससे अधिकार सुरक्षित नहीं था,
लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, और अगर वो लगान न चुका पाता था तो उसकी पुश्तैनी ज़मीन से छीन ली जाती थी, जिसके बारे में हमने आपसे बात की। हमने कहा आपसे कि क्या दिक्कत थी। हमने आपसे कहा किसानों को समस्या थी, जमींदारों को टैक्स दीजिए, न दे पाइए तो अब महाजन से सूद लीजिए, और महाजन से सूद लेकर के अपनी पुश्तैनी ज़मीन उनके पास गिरवी रखिए। महाजन भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करता था, और इस प्रकार उनकी पुश्तैनी ज़मीन उनके हाथ से निकल जाती थी। अब आपके बुक में देखते हैं क्या लिखा है। कहता बाय द फर्स्ट डिकेड्स, या शुरू से देखते हैं द प्रॉब्लम्स से। द परमानेंट सेटलमेंट्स हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स soon discovered that जमींदार्स were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindar found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. The numerous zamindaris were sold off at auction organized by the company. By the first decade of the 19th century, the situation changed that the price even the zamindari didn't have. Sorry, आप पैराग्राफ यहाँ से देखें. By the first decades of the 19th century, the situation changed. The price in the market rose and cultivation slowly expanded. This meant an increase in income of the zamindar, but no gain for the company since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently. जो मैंने आपसे कहा कि अब वो चूँकि पहले ही रेट फिक्स कर चुके थे, इसलिए वो बढ़ा नहीं सकते थे, और यहाँ पे जमींदारों को थोड़ा और लाभ होने लगा. Even the जमींदार did not have any interest in the improvement of land. उसके बाद भी जमींदारों ने ज़मीन के विकास में, कृषि के विकास में कोई ध्यान नहीं दिया. Some had lost their lands in the earlier year of the settlements. Other now saw the earlier year of the settlements. Other now saw the possibility of earning without the trouble and risk for investment. As long as zamindar could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. On the other hand, in the village, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to zamindar was high and his right on the land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generation. हाँ, ये जैसे क्लियर कह रहा है कि यहाँ पे कि किसानों ने भी देखा कि उनके सामने समस्या थी कि जो जमींदारों के द्वारा व्यवस्था लागू की थी वो बहुत ही क्या थी, एक्सट्रीमली अप्रेसिव थी, शोषणात्मक थी. रेंट जो जमींदारों को देना था वो बहुत हाई थी, और इसके लिए वो जब मनी लेंडर से पैसा लेते, पैसा सही समय पे न जमा कर पाने के कारण उन्हें अपने पुश्तैनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था. यहाँ पे एक डिफिनीसन है महाल की, ये आप देख लीजिए, क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें महालवारी पढ़ेंगे. महालवारी में आपको इसको समझना पड़ेगा. तो व्हाट डू मीन बाय महाल? तो महाल इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महाल इज ए रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज. कह रहा है महाल वो थी जिसमें एक गांव या कई गांव के समूह को सम्मिलित किया जाता था, जिससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता रहा होगा. ये थी महाल, और हम इसी के आधार पढ़ेंगे महालवारी. अब यहाँ तक हमने कई सारी चीज़ों पे बात की. हमने देखा कि किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद नहीं निकली. इसका सबसे अधिक फ़ायदा जमींदारों ने उठाया, और इसका सबसे ज़्यादा
प्रभाव, दुष्प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ा, पीजेंट्स के ऊपर पड़ा, कल्टीवेटर के ऊपर पड़ा। उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव थी, उनके लिए दमनकारी थी, शोषणकारी थी, और इससे खेती की व्यवस्था सुधरने की जगह और ख़राब होती चली गई। अंग्रेजों ने तय किया कि इसकी जगह एक नई व्यवस्था इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, और ये नई व्यवस्था क्या होगी? न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड बाय द अर्ली 19th century. Many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenue be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expense of administration and trade? In the northwestern province of Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Halt Mackenzie devised that new system, which came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his direction, collector went from village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the custom and rights of different groups. The estimate revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the Jamidar. This system came to be known as Mahalwari system. Dear student, we are going to read your next land system, that is the Mahalwari system. Mahalwari system को first we have to easily learn, समझना चाहिए। अभी हमने महालवारी की डिफिनेशन आपको बताई कि महाल इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड, महाल इज अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी विलेज आर ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो गांव या गांव का समूह महाल कहलाता था। और अब अंग्रेजों ने इस बात को देखा था, अंग्रेजी अधिकारियों ने ऑब्जर्व किया, तो उन्हें इस बात समझ में आई कि परमानेंट सेटलमेंट की जगह नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, कुछ नया व्यवस्था लाना पड़ेगा। 19th सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इसके लिए स्टडी करने के लिए कहा, और सारे अधिकारियों ने इस बात पे ध्यान दिया और कंपनी को अपनी रिकमेंडेशन भेजी। अधिकारियों को यह यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो स्थायी रूप से राजस्व तय करने का काम कैसे चला सकती थी, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करने के बाद तो आप बढ़ा नहीं सकते दाम। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको बदलना पड़ेगा। अब यहीं से एक नई व्यवस्था इंप्लीमेंट होती दिखाई देती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इसके अधिकांश जगह आज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कह रहा है इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे एक अंग्रेज लॉर्ड मैकेंजी को यह विश्वास था ये नॉर्थ इंडिया में जो सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी, गांव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था, उनके लिए गांव सबसे महत्वपूर्ण है और इसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और भिन्न भिन्न समूहों की रीति रिवाजों को दर्ज किया।
गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह, जिसे महाल कहते थे, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया और इस राजस्व को स्थायी रूप में तय नहीं किया गया, क्योंकि समय समय पर इसमें संशोधन, समय समय पर इसमें बदलाव किए जा सकने की बहुत चांसेस थे। राजस्व इकट्ठा करने के लिए और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इसी व्यवस्था को महालवाड़ी कहा गया, महालवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें देखी कि महालवाड़ी व्यवस्था में अब जमींदार की जगह रेवेन्यू कलेक्शन का काम गांव या महाल के मुखिया को दे दिया गया था। मुखिया जमीन की महालवाड़ी वसूल करेगा। इन चीज़ों को आसानी से समझने के लिए अब हम इसको और इजी समझेंगे कि महाल शब्द क्या है। महाल का मतलब था एक गांव या एक जागीर। इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम प्रत्येक महाल के साथ स्थापित की गई। किसान के साथ नहीं, न ही जमींदार के साथ, बल्कि किसके साथ? महाल के साथ, एक गांव के साथ या गांव के समूह के साथ। गांव अथवा महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में कुछ नीतियां मिला के उसको बदला गया। महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी था। हाल्ट मैकेंजी एक ब्रिटिश ऑफिसर था। 1819 में एक उसने प्रतिवेदन किया महालवाड़ी भूमि व्यवस्था के बारे में और 1822 में ये व्यवस्था कानूनी सहमति प्राप्त हो गई। 1833 मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन दो अधिकारियों ने इस बंदोबस्त को सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत किया। 1837 तक आते आते कृषि का खर्च निकाल के 2/3 हिस्सा वसूल कर लिया जाता था। इसमें एक बड़ा सुधार था कि अब किसानों को खेतों में अपने द्वारा लगाई गई सभी पूंजी का अपना खर्चा किसान निकाल लें, उसके बाद जो बचता था उसका 2/3 उन्हें टैक्स के रूप में देना था। इस तरह से किसानों के हित में निश्चित रूप से यह अच्छा कदम था, जिससे एक्सप्लॉयटेशन रुका, उनका ऑप्रेसिव जो सोच थी उस पर रोक लगी। 1855 उपज की दर 1/2 कर दी गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए, रेवेन्यू फिक्स करने के लिए मेजरमेंट, माप चित्रों तथा खाता बही, इट मीन्स जैसे आप आज खसरा, कतौनी या आप देखते हैं कि जमीन की लेखा बही बनाई जाती है, बनाई गई, रखी गई, फिक्स की गई। ये अपने में बड़ा बदलाव था। जमीनों का नाप करना, उनके पीरियडिकली जो कलेक्शन से उनकी डाटा तैयार करना और किसान बही, जोत बही बनाना, ये सिस्टम व्यवस्था से रुक गई। यह भूमि योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार की गई थी। उन्हें उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। इस व्यवस्था में सरकार ने कृषि से सीधा संपर्क किया, कृषकों से सीधा संपर्क किया, किसानों से सीधा संपर्क किया, कल्टीवेटर से सीधा इंटरेक्शन उसका बढ़ा। कल्टीवेटर से अगर सीधा संपर्क बढ़ाते, इट मीन्स कहने का सेंस कि कल्टीवेटर से सीधा संपर्क ना बढ़ा करके, बल्कि वो किसानों से ना, बल्कि किसान के गांव के किसानों से, मतलब गांव के मुखिया से संपर्क बढ़ाए। इसीलिए इस व्यवस्था में जमींदार की जगह गांव के मुखिया को इसका हेड माना गया। अब गांव का मुखिया ही कर वसूलने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ कृषक को अपनी भूमि बेचने और जमानत पर ऋण लेने का भी अधिकार दिया गया। लैंड ओनरशिप अब फिक्स कर दी गई। हमने परमानेंट सेटलमेंट में देखा कि ज़मीन पर मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था, इसलिए वो जमींदारी में अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते थे। लेकिन अब महालवाड़ी सिस्टम में उनको ज़मीन बेचने का अधिकार दिया गया। महालवाड़ी सिस्टम कितने क्षेत्र पर लागू की गई? इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे। मतलब
इन माहलवारी सिस्टम यूपी के मध्य प्रांत, पंजाब और ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का करीब करीब 30% हिस्सा 30% हिस्सा इस माहलवारी सिस्टम के अंतर्गत लाया गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माहलवारी सिस्टम को फिर एक बार रिवाइज करते हुए रैयत वारी सेटलमेंट्स के लिए। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।